नमस्कार, आवाज म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। बाजार नए शिखर पर है। 14 महीने के बाद निफ्टी ने नया हाई बनाया है। सेंसेक्स भी पहली बार 86,000 के पार निकला है। इस रिकॉर्ड तोड़ रैली में निफ्टी बैंक भी ऑल टाइम हाई का परचम लहरा रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस तो निफ्टी पर 30,000 और सेंसेक्स पर 1 लाख से ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। इस बीच में एक सवाल जो लोगों का रहा है कि निफ्टी भले ही ऑल टाइम हाई पर आया हो, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अभी भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है। और इस तेज़ी में निवेशक कैसे फ़ायदा उठाएं और कहां पर दांव लगाएं, एसआईपी बरकरार रखें या टॉपअप करें, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड आफ्टरनून। और सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फाइनली 14 महीने के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ फंड मैनेजर इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं मार्केट को लेकर? नमस्कार अनुज, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, मार्केट ऊपर जाता है तो हमेशा फील गुड तो रहता ही है। और इस बार ये सिचुएशन में निफ्टी का न्यू हाई टच करना और भी स्पेशल है, क्योंकि ये काफी इवेंट्स और वॉलेटिलिटी को पार करके आगे निकल रहा है। जैसे हमने देखा, एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, बहुत बड़ा इवेंट हो गया। ट्रम्प के जो टैरिफ्स थे और इंडिया को खास करके जिस तरह से टारगेट किया गया, तो ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ हो जाएगा एक्सपोर्ट्स वगैरह में। लेकिन ये सब नेगेटिव्स को पार करके गवर्नमेंट और आरबीआई के सपोर्ट के साथ और बहुत ही प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, ये मार्केट स्टेबलाइज करके आगे निकल रहा है। तो ये एक स्पेशल फीलिंग आ रही है कि भाई, जो सिस्टम है वो काफी हमारी रोबस्ट है। इंडिया की जो लॉन्ग टर्म थीसिस हमने जो करी थी कि भाई डेमोग्राफिक्स, डेमोक्रेसी, ओपन मार्केट, वो वर्कआउट कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म बिलीफ इन द इंडियन मार्केट्स रीइंफोर्स हुआ है। और मुझे लगता है कि अगर सेकेंड हाफ में रिजल्ट्स वगैरह ठीक आएंगे तो ये मार्केट नए नए लेवल्स पे जा सकता है। बिल्कुल। तो मेरे जी, इस समय एक जो कंप्लेन रही है लोगों की वो है कि मेरा पोर्टफोलियो अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। उसका एक कारण ये रहा है कि स्मॉल कैप्स ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है इस साल। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार रैली दिखाई सेकेंड हाफ में, खास तौर से बैंक निफ्टी ने तो खैर लीड ही किया, लेकिन स्मॉल कैप्स ने इस साल अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। वो काफ़ी बड़ी एक आउट परफॉर्मेंस के बाद देखिए इस रिटर्न आपकी स्क्रीन पर बैंक निफ्टी करीब करीब 10.5% पॉजिटिव रहा। स्मॉल कैप अभी भी -8.5% और माइक्रो कैप -10%। क्या अभी भी और मीन रिवर्जन बाकी है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के बीच में, जो हमने एक बहुत बड़ी रैली मिड स्मॉल और माइक्रो कैप में खासतौर से देखी थी? मुझे लगता है काफी हद तक ये मीन रिवर्जन हो चुका है। लास्ट ईयर प्रोबेबली ऑलमोस्ट 4 साल के रन के बाद स्मॉल कैप्स ने ब्रीदर लेना शुरू किया था, और वो 12 महीने में काफी सिग्निफिकेंट, मैं कहूंगा, अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। और स्मॉल कैप्स की एक यूनिक बात यह है कि हम इंडेक्स लेवल पे तो चलो देखते हैं कि अंडर परफॉर्म किया है वगैरह, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने बाजार में, अगर हम इवन 2000 करोड़ का मार्केट कैप कट ऑफ भी लेके चले, तो करीबन 1100 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है। उसमें हम 100 लार्ज कैप्स और 150 मिड कैप्स भी निकाल दें टॉप में से, फिर भी एक 800-900 स्टॉक्स का एक सिलेक्शन यूनिवर्स बन जाता है। तो उसमें से पोर्टफोलियो बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जहां पे ग्रोथ फिर भी बरकरार है, वैल्यूएशन फिर भी रीजनेबल है। तो स्टॉक, मैं स्मॉल कैप को यूनिवर्स में, जो है माइक्रो कैप यूनिवर्स को, एक होमोजेनस इंडेक्स लेवल पे ना देख के, एवरेजेस को ना देख के, स्टॉक पिकिंग के तौर पे अप्रोच करूंगा। ओके। तो इस समय फिर एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए, या फिर अभी भी सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें? मतलब इस समय बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर की? एक बेसिक अप्रोच तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि भाई आपको अपने आप को डिफाइन करना है, देन आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है, और फिर आपके पोर्टफोलियो का ड्यू डिलिजेंस करना है। तो हम 3Ds कहते हैं उसको, डिफाइन, डिजाइन एंड ड्यू डिलिजेंस। तो उसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि चाहे जितनी वॉलेटिलिटी हो जाए, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, जो भी हो, मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, वो उसका स्वभाव है। लेकिन ओरिजिनली आपका जो एसेट एलोकेशन है, और ओरिजिनली आपने जिस तरह से आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन किया है, उसको बिल्कुल चेंज ना करें। अगर आपने लमसम डिसाइड किया है हर साल इतना डालेंगे, तो वैसे रखें। अगर आपने सिप डिसाइड किया है तो उसको भी इंटैक्ट रखें, क्योंकि जो
आपके एडवाइजर्स हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करें, और ना किया हो तो डेफिनेटली एडवाइजर के साथ जाके कर लें। लेकिन जो एसेट क्लास की वॉलेटिलिटी है, उसको समझ के ही, उसको अपने गोल्स के साथ अलाइन करके ही एक पोर्टफोलियो डिजाइन होती है। तो फिर उसके बाद जो होती है वो ऑटो पायलट पे चली जाती है, क्योंकि सारे जो आपके सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक्स के आपके जो फैक्टर्स हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स के फैक्टर्स हैं, वो सारा कंसिडर करके ही, टाइम फ्रेम कंसिडर करके ही पोर्टफोलियो डिजाइन होती है। एक बार डिजाइन किया तो उसको फिर जस्ट मॉनिटर करें, ओरिजिनल प्लान से डिविएट ना करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है डिफरेंट एसेट क्लास की वो डिफरेंट होती है, और पोर्टफोलियो डिजाइन में वो डिफरेंट वॉलेटिलिटीज को ऑलरेडी कंसिडर किया गया है। तो मेरे ख्याल से अपना जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको बिल्कुल चेंज ना करें। आपने आपने डिसाइड किया है कि इतना इक्विटीज में जाएगा, इतना फिक्स्ड इनकम में जाएगा, गोल्ड में जाएगा, ऑल्टरनेट एसेट्स में जाएगा, इंटरनेशनल फंड्स में जाएगा, तो उसको चेंज बिल्कुल ना करें। हाँ, पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंस डेफिनेटली करना चाहिए। थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करनी हो कि कोई फंड या फंड मैनेजर ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको आप स्विच करें। वो ब्रॉड जो थीम है उसको चेंज ना करें, छोटी छोटी ट्वीक्स कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज ये जो एक साल का हमने मार्केट देखा है वो बिल्कुल ही नॉर्मल मार्केट है। अगर रिटर्न्स नहीं मिले वो भी एक पार्ट ऑफ द गेम है, फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे वो भी पार्ट ऑफ द गेम है। तो ओरिजिनल प्लान से बिल्कुल डिविएट ना करें। एसेट क्लासेस की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं कहूंगा कि जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स मूव किए हैं और रेट कट एक्सपेक्टेशंस है, तो बॉन्ड फंड जो है उसमें आपको 7 to 8% का रिटर्न मिल सकता है नेक्स्ट 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 1 ईयर में। इक्विटी फंड्स ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो 10 to 12% होती है एट द लार्ज कैप लेवल, एट अ बिट मोर देन दैट इन द मिड एंड स्मॉल कैप लेवल। ये मार्केट के कंसोलिडेशन के बाद मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 साल में उस तरह के रिटर्न्स लेके हमें चलने चाहिए। बट ये शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन आप बिल्कुल चेंज ना करें। ओके, बिल्कुल। अच्छा, आज कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की आज और कल में रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो अब निफ्टी पर अगले साल में मेरी जी 30,000 के टारगेट ले रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा था, सेंस अगर आप देखें हम ऑल टाइम हाई पर तो हैं, लेकिन टेक्निकली हम उसी लेवल पर हैं जहां हम सितंबर 2024 में थे। आज हम नवंबर 2025 में हैं, तो 14 महीने से टेक्निकली अगर देखा जाए तो निफ्टी का रिटर्न ज़ीरो है। तो क्या ये मानना सही होगा कि अगले 14 महीने में वाकई में निफ्टी 30,000 प्लस पर जा सकता है? डेफिनेटली, क्योंकि जैसे आपने कहा 14 महीना और जीरो रिटर्न्स, तो हमें ये भी देखना है कि 14 महीने के अर्निंग्स ग्रोथ ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर हम 10% एनुअलाइज का जो अर्निंग ग्रोथ रेट चल रहा है उसको अगर देखें तो करीबन निफ्टी 10 से 12% चीप हो गई है वैल्यूएशंस में। तो जो पिछले लास्ट ईयर जो हमारा फियर था कि भाई मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है, थोड़ा ओवरशूट हो गया है, वो फियर भी अब टाइम और प्राइस करेक्शन से अलिविएट हो गया है। और जैसे आपने दिखाया था ग्राफिक्स में कि स्मॉल कैप इंडेक्स तो और भी नीचे है, तो वो तो और भी सस्ता हो गया क्योंकि उसकी अर्निंग्स 10-15% बढ़ी है और इंडेक्स लेवल -8-9% है। तो डेफिनेटली एक टाइम और प्राइस करेक्शन हो चुका है सारे इंडाइसेस में। और अब अगर कोई अनफोर्सिंग नेगेटिव्स नहीं आते हैं तो नॉर्मलाइज बेस पे एक नॉर्मलाइज जो 10 to 12%, 15% के रिटर्न्स है वो आनी चाहिए। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगर 26,000 का बेस लेके चलें तो 10% इज 2,600, और 15% करेंगे तो करीबन 3,000-3,500 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ सकता है। तो वो 29-30,000 का तो लेवल डेफिनेटली आ सकता है। तो 30,000 इज नॉट अ इरेशनल अजम्पशन, ये पॉसिबल है। ओके, बिल्कुल। आपने अर्निंग्स की बात की। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अर्निंग्स ग्रोथ तो रही है, भले ही डिसअपॉइंटिंग रही हो, लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से काफ़ी अर्निंग्स डाउनग्रेड्स रहे हैं। अब यहाँ से आपको लग रहा है क्या कि एक अर्निंग्स अपग्रेड की साइकिल की भी शुरुआत हो सकती है? डेफिनेटली, क्योंकि उसके 2-3 मैं कहूंगा जो पॉइंट्स हैं जो हमें ऑब्जर्व करने हैं। सबसे पहली बात तो ऑफ कोर्स जो टैरिफ का इश्यू है वो अगर सॉल्व होता है तो एक सेकेंड हाफ में एक हमें फील गुड फैक्टर आ सकता है। तो कॉर्पोरेट्स टिपिकली देखते हैं कि इन्वेस्ट वगैरह करना है तो अनसर्टेनिटी में नहीं करते, लेकिन ये अगर अनसर्टेनिटी चली गई तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर सेंटीमेंट भी और इंप्रूव होगा और डिमांड और बढ़ सकती है। तो ये तो एक टैरिफ वाली बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि जो जो सबसे बड़े दो दो सेगमेंट्स हैं, जो बैंकिंग और आईटी, उनकी ग्रोथ काफी लूकवार्म रही है, इतनी इतनी ग्रेट नहीं रही है। और बैंकिंग में एसेट क्वालिटी की कोई इतनी इश्यूज नहीं है, मेनली क्रेडिट ग्रोथ की इश्यूज थी। और अगर इकोनॉमी में जो मोमेंटम बन रहा है वो सस्टेन होता है तो बैंकिंग विल बी द सेक्टर विच विल लीड द अर्निंग्स ग्रोथ।
और वहां पे सबसे ज्यादा अर्निंग्स अपग्रेड आ सकते हैं। तो बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ इज वन वेरी की वेरिएबल दैट वी आर लुकिंग एट। एंड थर्ड ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट वाली स्पेंडिंग है, उसमें जो हमें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं वो सस्टेन करेंगे, तो देन वी कैन सी फर्दर अर्निंग्स अपग्रेड्स इन द मार्केट। ओके, अब अगर हम बात करें अर्निंग्स अपग्रेड्स की ही, तो सबसे ज़्यादा इस समय आप कौन से सेक्टर्स में अर्निंग्स अपग्रेड एक्सपेक्ट करेंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जैसे मैंने कहा कि मेरा सबसे फोकल एरिया फाइनेंशियल सर्विसेज में, खास करके बैंकिंग में है, क्योंकि क्लीन बैलेंस शीट के बावजूद क्रेडिट ग्रोथ नहीं आ रही है और उसकी हिस्टोरिकल रीजंस हैं। लेकिन अगर क्रेडिट ग्रोथ आ जाती है तो ये सेगमेंट में सबसे ज्यादा अर्निंग्स हमें मोमेंटम या तो अर्निंग्स अपग्रेड दिख सकती है। सेकेंडली, जो मुझे ग्राउंड लेवल पे फीलिंग आ रही है कि छोटे छोटे जो एमएसएमईज हैं और मिड साइज के कॉर्पोरेट्स हैं, वो ग्राउंड लेवल पे काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट्स एज वेल एज जो डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता वाला थीम है, उसमें काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो केमिकल्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हो। तो ये सेगमेंट जो कैप गुड्स और कंस्ट्रक्शन वाला सेगमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के को केटर करता है, उसमें भी मुझे लगता है एक अर्निंग्स की अपग्रेड होने की, सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज आने की, आने के चांसेस हैं। मेहर जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस समय स्ट्रक्चरल थीम्स आपको क्या अच्छी लगेंगी? जैसे पिछले अगर आप 3-4 साल देखें, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ी थीम निकल कर आई, डिफेंस एक बहुत बड़ी थीम निकल कर आई, उसके अलावा अगर आप देखें कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स, यहाँ पर एक बड़ी थीम निकली। यहाँ से आप अगर थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहें तो 2-3 बड़ी थीम क्या होंगी? देखिए, जैसे आपने मेंशन करी है कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस वगैरह जो थीम है, वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म थीम्स हैं। तो वो लास्ट ईयर भी एप्लीकेबल थी और मुझे लगता है दिस ईयर आल्सो दे विल कंटिन्यू, क्योंकि ये चाइना और चाइना प्लस वन या शिफ्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाय मल्टीनेशनल्स टू इंडिया, वो थीम मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा। मुझे ये भी देखने को, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी काफी प्रोत्साहन दे रही है मैन्युफैक्चरिंग को। तो ओवरऑल जो हमने जो थीम आइडेंटिफाई करी है कि भाई, मैं कहूंगा कि बीपीओ आउटसोर्सिंग, जो शायद थोड़ा ब्रेक लग गई थी टैरिफ वगैरह के लिए यूएस की रिलेशनशिप, तो आउटसोर्सिंग और बीपीओ वाली थीम से उसमें एक नया दौर आ सकता है। कैपिटल मार्केट, तो मार्केट जब अच्छा करता है तो एनीवे अच्छा करता है। जो हमने रिसेंट 1-2 साल में लिस्टिंग्स देखे हैं, बी टू बी, न्यू एज जो बी टू बी और बी टू सी कंपनीज है, उसकी थीम मुझे लगता है फर्दर एक्सिलरेट हो सकती है। ऑटो एंसिलरीज में काफी काम हो रहा है, नई नई जो कार्स आ रही हैं, चाहे वो बिकॉज ऑफ ईवी कन्वर्जन, चाहे बिकॉज ऑफ मोर वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग फिक्चर्स, एम्बेलिशमेंट्स वगैरह। तो वैल्यू एड पर कार बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वैल्यू एड पर टू व्हीलर ऑल्सो बढ़ते जा रहा है। तो ऑटो एंसिलरीज की ग्रोथ जो है वो कार सेगमेंट से और या तो टू व्हीलर सेगमेंट से ज्यादा फास्ट हो रही है, क्योंकि वैल्यू पर व्हीकल बढ़ते जा रही है। तो ये एक थीम है। मुझे लगता है कि जो केमिकल्स की जो थीम थी, जो 2 साल से थोड़ी वीक लग रही है, वो भी एक वापस आ सकती है मोमेंटम में, क्योंकि खास करके जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, वहां पे चाइना की कंपटीशन इतनी नहीं है और कंपनी ने काफी अच्छी कैपेसिटीज डेवलप करी है। तो उसमें एक नया थीम आ सकता है ये साल, मुझे लगता है। और टेक्सटाइल्स जो है, अगेन टैरिफ की वजह से काफी अंडर परफॉर्म करी थी, जहां पे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज है मोस्टली, लार्ज कैप में तो होती नहीं है, वहां भी एक अच्छी थीम आ सकती है। ओके। अच्छा, मेहर जी, एक रिस्क, अब पता नहीं इसको रिस्क मानेंगे या नहीं आप, पिछले 3-4 महीने में आप देखिए ब्लॉक डील्स पे ब्लॉक डील्स हो रही हैं और प्रमोटर्स काफ़ी माल छोड़ रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, अब वर्लपूल के प्रमोटर्स ने एक बार और 12% स्टेक बेच दिया ओपन मार्केट में। इसे आप कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ब्लॉक डील्स हो रही है और ज़्यादातर ब्लॉक डील्स में प्रमोटर या लार्ज इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या ये एक नॉर्मल बुल मार्केट का हिस्सा है या कहीं ना कहीं इससे डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क बढ़ रहा है? देखिए, अगर ये बहुत ही ज्यादा यूफोरिक मार्केट में हो रहा होता तो मुझे लगता कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला रिस्क है। लेकिन मार्केट अभी अच्छा है, लेकिन इतनी ज्यादा इरेशनल तेजी नहीं हुई है। तो मैं अभी इसको नॉर्मल पार्ट ऑफ द प्रोसेस गिनूंगा। जब भी मार्केट या कोई पर्टिकुलर शेयर का वैल्यूएशन अच्छा बढ़ जाता है तो प्रमोटर या स्ट्रेटेजिक सेल आता ही है।
प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स तो हमेशा 5 से 7 साल 9 साल की उनकी फंड की लाइफ होती है। तो जैसे फंड लाइफ खत्म होती है तो उनको तो ऐसे ही बेचना होता है। तो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल गेम है। और ब्यूटी ब्यूटी ये है कि अगर हम इनको एग्जिट देंगे, खास करके पीई फंड्स, वीसी फंड्स वगैरह को, जो अनलिस्टेड कंपनी पे रिस्क लेके उसको लिस्टिंग तक देख के फिर मार्केट कैप बढ़ाते हैं, तो इनका एक्सपीरियंस इंडिया में अच्छा रहा है। और हमने देखा है कि जब एक्सपीरियंस अच्छी रहती है तो वही कैपिटल रिसाइकल होकर वापस नई कंपनीज में जाएगा। तो ये कैपिटल जो है इंडिया को छोड़ के नहीं जा रहा, वो डेफिनेटली वापस आएगा जब भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहेगा। और पिछले 20 साल में देखा है कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ये सब फंड्स का। तो मेरे ख्याल से ये कोई अभी ऐसी कंसर्न वाली बात नहीं है। आपने प्रमोटर की सेलिंग की बात करी, तो प्रमोटर्स भी जब बेचते हैं तो थोड़ा पैसा तो ऑफकोर्स और कोई डाल देंगे, या प्रॉपर्टी में डाल दिए, थोड़ा अब्रॉड भी भेज दिया। लेकिन काफी सारा पैसा अगेन वो मार्केट में ही रिसाइकल होता है, मे बी एज अ पीएमएस या तो फैमिली ऑफिस बना के। तो मेरे ख्याल से अभी जो सप्लाई है वो अलार्मिंग लेवल पे नहीं है, ये मैं कहूंगा। ओके। अच्छा, एक और फैक्टर जो मार्केट के लिए रहा है कि इस पूरी मार्केट की रैली को ड्राइव किया है रिटेल फ्लोज ने। एफआईएस पूरी तरीके से एब्सेंट रहे हैं, लेकिन क्या एक सेंस बन रही है कि यहाँ से एफआईएस भी पार्टिसिपेट करेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या एक मार्केट में यहाँ से एक मेल्टअप रैली की भी एक्सपेक्टेशन रहेगी? डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा है कि एफआईएस की सप्लाई के बावजूद मार्केट ने अपना जो रेजिलियंस है दिखाया है। नॉट ओनली एफआईएस सप्लाई बट लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल नेगेटिव्स के बावजूद हमने मार्केट को टिका के रखा है। एंड दैट इज ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लोकल फ्लोज एंड लोकल ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब यह है कि एफआईएस की जो अंडर ओनरशिप ऑफ इंडिया है वो काफी 12-15 महीने में काफी नेगेटिव हो चुकी है। इन द सेंस एफआईएस की अंडरवेट पोजीशन इंडिया में बहुत है। और हमने देखा है कि जो अब अगर वो लेने आएंगे तो इम्पैक्ट कॉस्ट जो है ऑन द अपसाइड काफी ज्यादा उनको पे करनी पड़ेगी। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी एफआईएस शॉर्ट से निफ्टी या स्टॉक फ्यूचर्स में जब हम पोजीशन मॉनिटर करते हैं, जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक बहुत ही शार्प रैली आती है एंड देन इट इज फॉलोड बाय कैश बाइंग। तो वो सिचुएशन मुझे लगता है धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है। टिपिकली हमने ये भी देखा है कि एक ईयर एंड रैली वाला फिनोमिनन भी ग्लोबली रहता है। और अगर एफआईआईज ने बेचना बंद भी किया तो मेरे ख्याल से मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेके नए लेवल पर निकल सकती है। और अगर एफआई बाइंग आई तो सोने पे सुहागा है। अगर एफआईएस बाइंग आई तो फिर सोने पे सुहागा है। एक दो आखिरी सवाल फिर। ऑल टाइम हाई पर अगर कोई फ्रेश मार्केट में एंटर कर रहा है तो इस समय आपके हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आप स्टॉक्स को चेज कर रहे हैं मोमेंटम के वजह से तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल और वैल्यूएशंस का जो बेसिक प्रीमाइस है हमारा इन्वेस्टिंग का, वो बिल्कुल ना भूलें। और हमने ये भी देखा है कि लोग पिरामिड अप करते हैं कि जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो अपनी पोजीशंस बढ़ाते रहते हैं, एक्सपोजर बढ़ाते रहते हैं, लेवरेज बढ़ाते रहते हैं। वो सबसे बड़ी मुझे लगता है रिस्क फैक्टर है एज एन इन्वेस्टर। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लेवरेज्ड, आप अपनी कोर कॉम्पिटेंस पे प्ले कर रहे हैं और क्वालिटी वगैरह की जो बेसिक चेक्स हैं वो करते रहें, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ऐसी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है मार्केट में। ओके। अच्छा, यूएस ट्रेड डील को आप कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? और टैरिफ से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं, क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पर भी अब थोड़ी पोजीशनिंग की जाए, या अभी फिलहाल के लिए फोकस ज़्यादातर डोमेस्टिक ही रहेगा? मुझे लगता है यूएस ट्रेड डील एक सेंटिमेंटली बहुत ही जरूरी फैक्टर है। क्योंकि जैसे हमने एफआईआईज फ्लोज की बात करी, पार्ट ऑफ द रीजन एफआईआईज इतने जल्दी नहीं आ रहे हैं इंडिया में, ये ओवरहैंग है इसकी वजह से। अगर टैरिफ क्लियर हो जाती है तो एटलीस्ट जो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है वो स्टेबल हो जाएगी, लॉन्ग टर्म जो पहले थी वैसी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से एफआईआईज का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ सकता है। चाइना फॉर एग्जांपल, पिछले थोड़े महीनों में चाइना में काफी दिलचस्पी आई है लोगों की टेक्नोलॉजी वजह से। और इंडिया में वैसे ही इंटरेस्ट कम था, तो एक रिलेटिव पोजीशनिंग बन गई है चाइना के पॉजिटिव में। वो मेरे ख्याल से वापस पोजीशन चेंज हो सकती है। सो टू दैट एक्सटेंट ट्रेड डील इंपॉर्टेंट है, नॉट मे बी जीडीपी ग्रोथ की वजह से, लेकिन एफआईआई फ्लोज और सेंटीमेंट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा। और सेगमेंट्स जो है जो लिंक टू टैरिफ्स हैं, वो मैं कहूंगा मार्केट में एक्चुअली ये जो टैरिफ की रिस्क है वो फैक्टर इन नहीं किया है। मार्केट अज्यूम कर रही है कि टैरिफ डील हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, काफी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स थे या केमिकल स्टॉक्स या फार्मा स्टॉक्स थे, वो इतने गिरे नहीं है। तो टैरिफ हो जाती है तो अच्छी बात है।
नहीं भी थोड़ा डिले होता है तो भी मेरे ख्याल से मार्केट इज पेशेंट इनफ फॉर दैट। तो टैरिफ के आने की वजह से क्या सर्टेन स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट ने नेगेटिव को इतना फैक्टर नहीं किया। मार्केट ये अज्यूम करके चल रही है कि डील हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक खास कॉन्वर्सेशन के लिए। चलिए, तो CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज के लिए इतना ही। न्यूज़ और व्यूज़ के लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।